नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में पुनः स्वागत है। आज की इस कड़ी के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड द्वारा संचालित नवीनतम पाठ्यक्रम जो कक्षा 12 के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित आपका नागरिक शास्त्र है, उसके अंतर्गत आपका जो मॉक टेस्ट बनता है, उसके अंतर्गत आपका समकालीन विश्व राजनीति भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत जो यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव आधारित बनते हैं, उस श्रृंखला के अंतर्गत चल रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न का सिलसिला। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, भाग वधु से चिर परिचित भेंट या टेस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? ऑप्शन देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या आचार्य विनोबा भावे। तो जल्दी से गेस करिए, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आपका भाग वधु से चिर परिचित भेंट या टेस्ट विद डेस्टिनी शब्द का जो नामक प्रसिद्ध भाषण था, वो आपका 14 से 15 अगस्त 1947 के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन देखिएगा, विकसित देश, विकासशील देश या नव स्वतंत्र राष्ट्र या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से गेस करिए, जो आपका उत्तरी गोलार्ध है वो उसमें कौन से देश शामिल हैं। तो आई होप आपने गेस किया होगा, जो उत्तरी गोलार्ध में देश सम्मिलित हैं वो आपके विकसित देश सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग जब विश्व की बात करते हैं तो हमारा विश्व जो है ग्लोब आधारित है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। ऊपर का हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का हिस्सा आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सामने पूछा जाता प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा या 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा या 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा या 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो जल्दी से गेस करिए, जो मूल कर्तव्य हैं उसको भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आई होप आपने गेस किया होगा, जो आपका मूल कर्तव्य है उसे भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपके सामने मौलिक कर्तव्य से 3 प्रश्न बनते हैं, वो भी याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य आपके आयरलैंड से लिया गया है, साथ ही साथ इसकी संख्या, जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो कुल 11 है। ठीक है, 11 की आप याद रखिए, आपके एग्जामों में पूछा भी जाता है। साथ ही साथ जो मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य है, इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर क्या किया गया था लागू किया गया। ये हमारे भारतीय संविधान के मूल में नहीं था, बाद में इसे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आप सभी को पता होगा, जो भारतीय संविधान संशोधन है वो 368 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाता है। यह आपसे प्रश्न पूछा भी गया है कि जो आपका भारतीय संविधान है वो किस संशोधन द्वारा किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? वर्ष 1972 में, वर्ष 1980 में या वर्ष 1992 में या वर्ष 1999 में? तो जल्दी से गेस करिए, जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो आई होप आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 1972 में। ठीक है, वर्ष 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, स्वीडन की आपकी राजधानी है स्टॉकहोम में, जहाँ पे पर्यावरण के सम्मेलन को लेकर एक सम्मेलन हुआ था, जिसे हम लोग स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं। इसी सम्मेलन के द्वारा क्या किया गया, 5 5 जून 5 जून 1972 से ही हमारे पूरे विश्व में क्या किया जाने लगा, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसलिए आप याद रखिएगा कि प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन,
मजदूर सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन या वैश्विक साझा सम्मेलन? तो जल्दी से गेस करिए। जो आपका रियो डी जेनेरो सम्मेलन है उसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था ये आपका ब्राज़ील के देश में आपका हुआ था। तो आपका इसे इसे किस नाम से जानते हैं? इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जो 1992 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरियो में, यहीं पे सम्मेलन होने के कारण इसे रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे एक तरीका से आप ये भी जान लीजिए, एजेंडा 21 के रूप में भी जाना जाता है। एजेंडा 21 के रूप में, जो पर्यावरण से संबंधित आपका मामला है। अगले क्वेश्चन की तरफ है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या सार्वजनिक अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो जल्दी से गेस करिए। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो भारत में अर्थव्यवस्था प्रचलित है वो आपके मिश्रित है। ठीक है, यानी आपका निजी और व्यक्तिगत रूप में दोनों के अंतर्गत निजी और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के रूप में प्रचलित है। तो यहाँ पे आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में आपकी भारत की अर्थव्यवस्था प्रचलित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिएगा, ब्राज़ील में, जापान में, अमेरिका में या भारत में? तो गेस करिए जल्दी से फटाफट। 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अभी हमने देखा उसे रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहते हैं। तो ये कहाँ हुआ था? तो आई होप आपने गेस किया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ब्राजील में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को, मोहनदास करमचंद गांधी को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को या खान अब्दुल गफ्फार खान का? तो जल्दी से गेस करिए, सीमांत गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो आपका जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि सरदार पटेल जी को किस उपनाम से जानते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। और ये हमारे भारत के किस पद पर पहले के रूप में थे? ठीक है, आपको बताना है। ये हमारे देश के गृह मंत्री थे या प्रधानमंत्री थे या रक्षा मंत्री थे या उप मंत्री थे? तो आप जल्दी से गेस करिए और बताइए। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना जरूरी होता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दिया करिए, जिससे पता चलता है, आपके फीडबैक से मिलते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगता है उसे भी आप बताया करिए। अगर आपको वीडियो किसी प्रकार कोई समस्या आती है उसे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे तो उसमें सुधार किया जा सकता है। यही आपके कमेंट और फीडबैक हम लोग को क्या करते हैं, मोटिवेशन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए करिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता के समय देशी राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन देखिएगा, 395, 465 या 565 या 695? तो जल्दी से गेस करिए, आपका स्वतंत्रता के समय यानी आज़ादी के समय जो देशी राष्ट्रों की संख्या थी वो कुल कितनी थी? तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने गेस किया होगा, जो आपके आज़ादी के समय देशी राष्ट्रों की संख्या थी आपकी, वो थी 565। ठीक है, 565 थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसमें जो तीन आपकी थी, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, इसे क्या किया गया था? विलय के आधार पर किया गया था। तो आपके सामने कभी कदर कई बच्चे बताते थे 562, तो 565 रियासतें कुल संख्या थी। तो आपके सामने आप सही उत्तर क्या होगा? आपका 565 रियासतें थी। तो ये भी याद रखिएगा कि जो 565 रियासतें थी, उसको एक करने का श्रेय आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया जाता है, जिन्हें हम लोग राष्ट्रीय एकता का प्रतिमूर्ति कहते हैं। इनके नाम पर गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर स्टैचू ऑफ यूनिटी अर्थात एकता के प्रतिमूर्ति के रूप में इनकी विश्व में भारत में यह प्रतिमा स्थापित की गई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सामने है। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को, थॉमस जैनसन को, एम एस स्वामीनाथन को या सुंदरलाल बहुगुणा को? तो जल्दी से बताइए।
तो आई होप आपने गेस किया होगा जो श्वेत क्रांति है का जनक है वो आपको माना जाता है वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के संदर्भ में जो जो प्रश्न आपके श्वेत क्रांति से बनते हैं वो भी ध्यान रखिए। इसे हम लोग दुग्ध क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध क्रांति या दूध क्रांति। साथ ही साथ इसे हम लोग इन्हें हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपके श्वेत क्रांति के जनक हैं वो आपके वर्गीज कुरियन साहब हैं। अगर आपकी बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के जनक हैं जिसे 1960 1966 60 और 66 के दशक में शुरू किया गया था। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और जो आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं ये आपके जो उत्तराखंड के चमोली में 1973 के अंतर्गत आपका चिपको आंदोलन शुरू किया गया था उसके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी। इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत देश ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण कब किया था? वर्ष 1992 में, वर्ष 1997 में, या वर्ष 2002 में, या वर्ष 2014 में? तो आप गेस करिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे पूछा भी जाता है क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में प्रश्न। तो आपका प्रिय विद्यार्थियों जो भारत देश में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया उसका पुष्टिकरण किया था वो किया था वर्ष 1997 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी को पता होगा कि जापान की राजधानी क्योटो में एक सुरक्षा से संबंधित जलवायु परिवर्तन के संदर्भित हस्ताक्षर हुए थे जिसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किया था 1997 के अंतर्गत किया था। तो ये आपके सामने विकल्प है, आप उत्तर देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या आपका 1997। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा यह कथन किसका था? पंडित नेहरू का, महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का, या आचार्य विनोबा भावे का? तो जल्दी से गेस करिए फटाफट। पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा यह कथन किसका था? तो प्रिय विद्यार्थियों जो आपका कथन है आपका पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा यह कथन हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपके सामने जो उत्तर है आपका महात्मा गांधी थे। आचार्य विनोबा भावे के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये आपके थे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। साथ ही साथ आपके सरदार पटेल जी लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा गांधी को आपको राष्ट्रपिता कहा जाता है। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिनके जन्मदिन को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, जिन्हें पूरा भारत चाचा नेहरू के नाम से भी जानता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 2001 में, वर्ष 2004 में, या वर्ष 2011 में, या वर्ष 2016 में? तो जल्दी बताइए कि भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आई होप आपने गेस किया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वर्ष 2001 में। ठीक है, वर्ष 2001 में क्या किया गया था? भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो आपके पिछले ईयर्स के प्रश्नों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1952 में, वर्ष 1953 में, या वर्ष 1954 में, या वर्ष 1956 में? तो जल्द से फटाफट गेस करिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आई होप आपने गेस किया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना या गठन की बात की जाती है तो ये वर्ष 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपको राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिए गए बटन पर क्लिक कर लीजिए। आपको वहां पर क्या किया जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित एक आपको टॉपिक वीडियो के अंतर्गत दिया गया है, आप उसे जरूर देखिए।
उसे आप देखते हैं तो आपको उसमें जो भी राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित प्रश्न बनते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी स्थापना करने वाले कौन कौन प्रमुख रूप से, साथ ही साथ इनकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी और इसे कब लागू किया गया और कैसे लागू किया गया और इनकी क्या समस्याएं थी, इस प्रकार आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको एक ही वीडियो में दे दिया गया है। आप उसे जरूर देखिए, तब आपको ये प्रश्न आपको पूरे समझ में आएंगे। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जब पूछी जाती है तो आपसे उत्तर देना है आपको 1953। ठीक है। अगर स्थापना की बात की जाती है, गठन की बात की जाती है, तो आप 1953 ही बात करेंगे। अगर राज्य पुनर्गठन आयोग का कानून कब लागू हुआ या कब पारित हुआ, तब आप 1956 की बात करेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन देखिएगा, 24 जनवरी 1946 को, 25 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को। तो बताइए जल्दी फटाफट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो भारतीय संविधान लागू हुआ था वो आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसी 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके सामने एक यहाँ भी प्रश्न आपके सामने है, आपका ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर क्या हुआ था, पूरी तरीके से तैयार हुआ था। इसलिए हम लोग प्रत्येक 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर बात करें आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, बात करते हैं। भारतीय संविधान का जो जनक है वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। साथ ही साथ इसमें 395 आपके अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। साथ ही साथ इसके 22 भाग हैं। इसलिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश अर्थात भारत देश का है। ये हमारे सबसे बड़ी खासियत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात INA का गठन किसने किया था? ऑप्शन देखिएगा, पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या आचार्य विनोबा भावे ने। तो बताइए फटाफट। तो आपका जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसका गठन आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप सभी को पता होगा प्रिय विद्यार्थियों, 23 जनवरी को, प्रत्येक 23 जनवरी को हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं, जिसे किस रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पराक्रम, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्मदिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्होंने ही क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। यह भी प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपके सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, पुनः वही है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यहाँ प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से उत्तर दीजिए। आपके सामने इसे आप वीडियो को पुश करके पहले उत्तर गेस कर लिया करिए, तो उत्तर देखा करिए, जिससे आपके क्या हो, प्रैक्टिस सेट में आपके प्रश्नों की मजबूती बढ़े। तो बताइए जल्दी फटाफट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? या ऑप्शन देखिएगा, 1952, 1953, 1956, 1962। तो बताइए फटाफट। तो आपका जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ था, आप पारित हुआ था, वो हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे प्रश्न बदल दिया जाए, ठीक है, कब गठित हुआ था, तो आपके सामने हो जाएगा 1953। मगर यहाँ पे कानून की बात कर रहा है तो 1956 ही सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखा, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किस राज्य को बांटकर किया गया था? ऑप्शन देखिएगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो बताइए फटाफट कि तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किस राज्य को बांटकर किया गया था? तो आपका किया गया था, आंध्र प्रदेश राज्य को बांटकर क्या किया गया था, तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था आपका 2 जून 2014 को। ये भारत का 29वां राज्य बना था। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है। अब भारत में कुल आपके वर्तमान के संदर्भ बात करते हैं, 28 राज्य हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर विशेष बल दिया गया था? ऑप्शन देखिएगा, कृषि पर,
उद्योग पर, शिक्षा पर या रोजगार पर? तो फटाफट गेस करिए कि आपका पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर विशेष जोर दिया गया था, बल दिया गया था? तो आई होप आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि पहली पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वो आपकी हुई थी कृषि पर आधारित विशेष बल दिया गया था। ये आपकी हुई थी 1951 से लेके के 56 के मध्य हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इसका कार्यकाल भी पूछा जाता है। आपसे प्रश्न ऐसे ही करके पूछा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर था, स्पष्ट कीजिए। तो आपके सामने ये भी याद रखना है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उस पर विशेष रूप से कृषि पर बल दिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना पर क्या किया गया था, उद्योगों पर दिया गया था बल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो जल्द से बताइए फटाफट, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है प्रिय विद्यार्थियों, आपका होता है भारत का प्रधानमंत्री जो भी होता है वो आपका क्या हो जाएगा, नीति आयोग का पदेन आपका अध्यक्ष होता है। क्योंकि पहले पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग था, योजना आयोग था। ठीक है, इसी योजना आयोग को बदल कर क्या किया गया, नीति आयोग कर दिया गया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, नीति आयोग का जो भी अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। तो आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से कि भारत में वर्तमान वर्तमान में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष का नाम बताना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन देखिएगा, 1940, 1942, 1944 या 1950। तो बताइए फटाफट, बॉम्बे प्लान किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आपका जो बॉम्बे प्लान था वो आया था 1944 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 1944 में क्या हुआ था, बॉम्बे प्लान आया था। ठीक है, अब देखते हैं बॉम्बे प्लान है क्या, ये भी देख लेते हैं। तो जल्दी से फटाफट आप देख लीजिए और इसे नोट डाउन कर लिया करिए या आप स्क्रीन शॉट भी ले लिया करिए जो आपको सुटेबल लगे। वर्ष 1944 में, ठीक है, वर्ष 1944 में भारतीय उद्योगपतियों का एक संघ बॉम्बे अर्थात मुंबई में क्या हुआ, एकत्र हुआ। इस बैठक में इन उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉम्बे प्लान कहते हैं। या अर्थात फिर से एक बार देख लीजिए, 1944 में भारतीय उद्योगपतियों का एक समूह या संघ या समिति बॉम्बे में एकत्र हुए और इन लोगों ने अब एक बैठक आयोजित की। इन बैठकों में उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थात अर्थव्यवस्था को किस तरीक़े से चलानी है इस पर आधारित एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि बॉम्बे प्लान किसे कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास या शैक्षिक विकास या राजनीतिक विकास? तो फटाफट बताइए कि योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रिय विद्यार्थियों, योजना आयोग जो आपका इसका मुख्य उद्देश्य था वो आर्थिक विकास था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप सभी को पता होगा योजना आयोग अब खत्म कर दिया गया है, इसकी जगह पर एक नया आयोग बना दिया गया है जिसका नाम है नीति आयोग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1962, 1965, 1969 या 1975? तो बताइए फटाफट, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तय किया गया था वर्ष 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 10 जुलाई 1946, 4 मार्च 1948, 15 मार्च 1950 या 26 नवंबर 1955? तो फटाफट गेस करिए। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, हरित क्रांति की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन देखिएगा, वर्गीज कुरियन, थॉमस जेनसन, एम एस स्वामीनाथन या सुंदरलाल बहुगुणा? तो फटाफट गेस करिए।
तो आपका जो हरित क्रांति की अवधारणा दी थी, तो ये दी थी आपकी MS स्वामीनाथन जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। MS स्वामीनाथन को ही हम लोग हरित क्रांति का जनक कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो प्रश्न आपके सामने है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? मार्च 1971 में, या मई 1974 में, या अगस्त 1976 में, या दिसंबर 1978 में? तो जल्दी फटाफट गेस करिए, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो आई होप आपने गेस किया होगा। भारत ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो किया था मई 1974 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप सभी को पता होगा कि भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किया था। एक तो पहला किया था 1974 में, दूसरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, ताकि आपको दोनों तैयार हो जाए। आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है। तो ये था आपके लिए महत्वपूर्ण कुल 25 से 30 प्रश्न आपके जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत या पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के अंतर्गत बनते हैं कक्षा 12वीं के NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज के वीडियो में। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।